जो भी है क्वेश्चन आपके एग्जाम के नजर से बनाया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे सवाल पूछी गई है, यहाँ पे सवाल पूछी गई है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तना से प्राप्त होती है। लेकिन तना वाला कौन भाग होगा? हाँ, तना का प्रकांड हो जाएगा, तना का प्रकांड हो जाएगा। ऐसे प्रकांड से अगर हल्दी प्राप्त होती है तो प्रकांड से अदरक भी प्राप्त होता है, अदरक भी प्राप्त होता है। देखिए साहब, जड़ की बात करते हैं, मूली आपका जड़ है, गाजर जड़ है, गाजर सॉरी मूली जड़ है, गाजर जड़ है साहब, शलजम जड़ है, चुकंदर जड़ है साहब। चुकंदर क्या है? जड़ है। तो आपका मूली हो गया, गाजर हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ये सब जड़ है। देखिए फल की बात करते हैं, आम एक ऐसा फल है, आम एक ऐसा फल है जिसका हम मध्य फल भित्ति खाते हैं। आम का क्या खाते हैं? हाँ, मध्य फल भित्ति, आम का मध्य फल भित्ति खाते हैं। और सवाल है कि बाहा फल भित्ति किसका खाते हैं? तो देखिए साहब, देखिए एक होता है फल भित्ति की, फल भित्ति, फल भित्ति। तो देखिएगा अमरूद एक ऐसा फल है ना, अमरूद हो गया, अमरूद हो गया, फिर आपका टमाटर हो गया, टमाटर हो गया, सेब ना, वो तो पुष्प है, बैगन हो गया, अंगूर हो गया, बैगन हो गया, अंगूर हो गया। ये सब ऐसे हैं जिसका पूरा का पूरा फल खा जाते हैं, और जिसका जिसका पूरा फल खा जाता है उसको बोलते हैं फल भित्ति। तो कौन कौन से फल है जिसका पूरा फल खाते हैं? तो अमरूद, टमाटर, बैगन और अंगूर, ये सब क्या हो गया? हाँ, फल भित्ति हो गया। अब किसका है फल, किसका हम मध्य फल भित्ति खाते हैं, आंतरिक फल भित्ति खाते हैं? नहीं, आम का तो खाली मध्य वाला खाते हैं, ऊपर वाला नहीं खाते हैं, मध्य खाता है वो आंतरिक खाते हैं। तो मध्य फल भित्ति प्लस आंतरिक फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति। तो मध्य फल भित्ति, आंतरिक फल भित्ति किसका खाते हैं? तो खीरा हो गया, क्योंकि उसका ऊपर का हिस्सा खीरा हो गया, कद्दू हो गया, केला हो गया, हो जाएगा ना, खीरा, कद्दू और केला, है ना। हाँ, खरबूजा हो गया, खरबूजा हो गया, आए तारबूज सब उसी हो गया, समझना। तो देखिए ये फल हो गया ना, आम कम खाते हैं मध्य फल भित्ति, आम का मध्य फल भित्ति, लेकिन अमरूद, टमाटर, बैगन, अंगूर का फल भित्ति खाते हैं, पूरा फल खाते हैं। लेकिन खरबूजा, खीरा, कद्दू, केला का मध्य आंतरिक फल भित्ति खाते हैं। सेब पुष्पक्रम है साहब, पुष्पासन है। अगर सेब और नाशपाती की अगर बात आए तो सेब और नाशपाती, नाशपाती इसको हम पुष्पासन खाते हैं। क्या खाते हैं? इसका पुष्पासन का सेवन करते हैं। और एक पुष्प की बात करते हैं, पुष्प का 4 अंग होता है साहब। एक होता है बाह्यदल पुंज जो हरा रहता है, एक होता है दल पुंज जो रंगीन होता है, और एक होता है साहब पुमंग जिसको पुकेसर भी कहते हैं, नरजनन अंग होता है। एक होता है जयांग जिसको मादा वाला अंडाशय कहते हैं, जो मादा वाला पट होता है साहब, समझना। ये पुष्प हो गया साहब, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफुलेसिया है ना। अब देखिएगा आगे, परमाणु केंद्रकों के चारों ओर, चलो परमाणु की बात करते हैं साहब, परमाणु की बात करते हैं। तो परमाणु में क्या होता है, ये क्या, ये परमाणु है साहब, ये क्या है? परमाणु है। तो परमाणु में वो केंद्रक न होता है, तो केंद्रक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? हाँ, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु के केंद्रक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। अब कह रहा है ना कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमता है। ये किस वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है? तो ये होगा नील्स बोर, यानी नील्स बोर। सबसे पहले नील्स बोर ने कहा था कि परमाणु के जो नाभिक होता है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा खोए घूमते रहता है, बिना ऊर्जा खोए। ये बात कौन बताया है? हाँ, ये बोला है नील्स बोर। ऐसे परमाणु के नाभिक का खोज किया साहब रदरफोर्ड। इसका नाभि का खोज कौन किया है? इसका नाभि का खोज किया साहब रदरफोर्ड। चलिए आगे, अब कह रहा भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 में। देखो 1912 में भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, बावन 1900 भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से 1952 में हुआ है। तो भारत में
पहली लोकसभा चुनाव, भारत में पहली हाँ लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ है। उसको 1962 में भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था। 1962 में क्या हुआ? भारत चीन के बीच युद्ध हुआ, भारत चीन के बीच बीच युद्ध हुआ। 1985 की अगर बात किया जाए तो भारत का दसवीं बिंदु का नाम था पिगमेलियन पॉइंट। पिगमेलियन, भारत का दसवीं बिंदु का नाम था पिगमेलियन पॉइंट, लेकिन फिर उसका नाम कर दिया गया इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये जो भारत के दसवींतम बिंदु जो निकोबार द्वीप समूह में है, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार में, उसका पिगमेलियन पॉइंट नाम बदल के जो इंदिरा पॉइंट जो रखा गया है वो 1985 में रखा गया। कब रखा गया है? 1985 में। क्लियर? पीछे सब सही है ना? ठीक। अब अगर बिहार में डचों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया? देखो बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री जो स्थापित किया गया साहब पटना में किया गया था 1632 में। पटना में किया गया था 1632 में। देखो साहब बंगाल की राजधानी पहले आपका मुर्शिदाबाद था, और मुर्शिदाबाद से हटाकर फिर मुंगेर हो गया। कौन किया? कौन किया? तो मीर कासिम है। बिहार की राजधानी बंगाल की जो राजधानी है, बंगाल की जो राजधानी है वो पहले मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन किया है? हाँ, तो वो हो जाएगा साहब मीर कासिम, मीर कासिम। और यहाँ बंदूक बनाने की फैक्ट्री भी है साहब मुंगेर में। देखो भागलपुर में साहब, भागलपुर गंगा नदी के तट पे है, और इस गंगा नदी के तट पे भागलपुर में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम विक्रमशिला विश्वविद्यालय। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। यहाँ चीनी मिट्टी, मुंगेर और भागलपुर में चीनी मिट्टी। दरभंगा में एम्स बन रहा है साहब, दरभंगा में एम्स बन रहा है, बनेगा, बाकी तो समझ ही रहे हैं आप, है ना? बन रहा है, एम्स में भाई चल रहा है, समझ ना? मोदी जी बना दिए एम्स दरभंगा में। अब ध्यान दो, सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये साहब उड़ीसा में है। कहाँ है? तो सिमलीपाल जैव संरक्षित क्षेत्र जो है वो आपकी उड़ीसा में है। देखो मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारत में सबसे अधिक अगर बाघ रहता है तो मध्य प्रदेश में रहता है, इसको बाघों का राज कहते हैं। भारत में सबसे अधिक बाघ कहाँ रहता है? मध्य प्रदेश में, इसलिए इसको बाघों का राज कहते हैं साहब। केरल, सबसे पहले मानसून केरल में आता है, सबसे पहले मानसून। और गुजरात, कांडला बंदरगाह आपका गुजरात में साहब, कांडला बंदरगाह जो है ना, हाँ वो कहाँ है? गुजरात में है। अब आइए छठा नंबर, सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। सूती वस्त्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो। देखो मोहनजोदड़ो का खोज हुआ है ना, वो पाकिस्तान के लड़काना जिला के सिंधु नदी के तट पर राखल दास बनर्जी ने किया, राखल दास बनर्जी ने किया। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता खोजा गया, दूसरा नगर है लेकिन सबसे बड़ा नगर है साहब। सिंधु सभ्यता खोजा, बिहार पुलिस में सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आ रहा है ना, बैच में इसका टीके लिखवा देंगे, पूरा काम हो जाएगा। तो देखो साहब, तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है ना वो मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है, लेकिन ये दूसरा नगर है साहब, ये दूसरा नगर है, दूसरे पर खोज हुआ है। मोहनजोदड़ो का खोज पाकिस्तान के लड़काना जिला के सिंधु नदी के तट पर राखल दास बनर्जी ने किया था। यहाँ से स्नानागार का अवशेष मिला है, मोहनजोदड़ो से स्नानागार का अवशेष मिला। बहुमंजिले इमारतें मिली साहब, बहुमंजिले इमारतें मिली। जल निकास का सुविधा मिला, जल निकास की सुविधा थी साहब। सूती वस्त्र तो हो ही गया। कांसा का मूर्ति मिला मोहनजोदड़ो से, कांसा का मूर्ति मिला साहब। चलिए कालीबंगा न है, कालीबंगा खोज भारत के गुजरात के राजस्थान होगा। कालीबंगा खोज भारत के राजस्थान के गंगानगर जिला के घाघरी, हाँ
घाघर नदी के तट पर बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। बीबी लाल और बीके थापर ने किया था। यहां से जोते हुए खेतों का अवशेष मिला, जोते हुए खेतों का अवशेष मिला, काली चूड़ियों का अवशेष मिला, इसलिए तो उसको कलीबंगा नाम दिया गया। चौथी हुई संस्कृति थी। सिंधु सभ्यता खोजा गया पहला नगर हड़प्पा है साहब। पहला नगर कौन है? हड़प्पा। बात करते लोथल के, आजादी के बाद खोजा गया सबसे बड़ा नगर लोथले है। समझना, आजादी के बाद खोजा गया सबसे बड़ा नगर कौन है? लोथल है। लोथल का खोज गुजरात में हुआ था साहब। समझना, गुजरात में था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। आगे बंबई में 1904 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? सर हेनरी कॉटन था साहब। सर हेनरी कॉटन था। देखो, सबसे अधिक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति दादा भाई नौरोजी है। सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना है वो दादा भाई नौरोजी है। 3 बार बने। कितने बार बने हैं? 3 बार। सबसे लंबा समय तक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद है। सबसे लंबा समय तक, सबसे अधिक बार नहीं साहब। गोपाल कृष्ण गोखले भी कांग्रेस का अध्यक्ष बनवे किए हैं। हाँ, ये 1905 में बने थे साहब। 1905 में, उसी समय तो बंगाल का विभाजन हुआ था। और महात्मा गांधी भी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, ये 1924 में बने हैं। वो बेलगाव वाला, बेलगाव। महात्मा गांधी एक ही बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनवे किए हैं, 1924 में बेलगाम में। चलिए अब आगे आइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है ना, वो अधिनियम बना है 2009 में, लागू हुआ 2010 में। समझ ना? तो अधिनियम, शिक्षा का जो अधिकार, वो अधिनियम बना आया 2009 में अधिनियम, लेकिन अधिनियम लागू हुआ 2010 में। तो सरकारी रिकॉर्ड में 2009 है, लेकिन हमारे ऊपर लागू कब हुआ? हम लोग पर 2010 में, जनता के बीच में 2010 में आया। अब आगे आइए। 1906 में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक प्रकाशन चलाया? वंदे मातरम गान की बात नहीं, तो वंदे मातरम गाना कौन लिखा नहीं होता। वंदे मातरम दैनिक प्रकाशन, यह सब अरविंद घोष। समझ ना? तो ये बंकिम चटर्जी ने वंदे मातरम गान लिखा था साहब। वंदे मातरम गान लिखा था, जो कि आनंद मठ में है। किसमें? आनंद मठ में है। ये वंदे मातरम दैनिक प्रकाशन है साहब, जो अरविंद घोष ने चलाया था। किसने चलाया था? अरविंद घोष ने चलाया था। अब करा, जन जागरण मंच का स्थापना 1935 में कहाँ हुआ था? कहाँ? हाँ, ये मैसूर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? मैसूर। अब आगे, लोकतंत्र की सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? अगर पहले भी लोकतंत्र पे वीडियो बनाया हमने, ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र का मतलब समझते हैं ना? हाँ, जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन, जनता का शासन। अब कभी कभी आप किसी अधिकारी के पास जाते हैं, वो आपका काम नहीं करता है, आप उसको बोलते हैं कि मेरा काम कर दीजिए, वेतन फ्री के मिलता है आपको, तो बोलता है तुम वेतन देता है, हमको सरकार वेतन देता है। तो उस अधिकारी से बोलिए कि सरकार हम ही है, इस सरकार को हम ही चला रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता होता है। लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता होता है, और जनता ही सरकार को चुनता है, और जनता ही टैक्स भरता है, और जनता द्वारा चुने गए सरकार, जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति सरकार को चलाता है, और जनता की टैक्स पे सरकार चलती है। और जनता की टैक्स के वेतन उठाने वाले अधिकारी कहता है कि तुम पेमेंट देते हो हमको, हमको तो सरकार पेमेंट देता है। उस आदमी को पता नहीं कि सरकार है कौन। सरकार हम लोग हैं। मोदी क्या है? मोदी एक आदमी है साहब, जिसको हम लोग चुन के बैठा दिए हैं। काम करेगा तो ठीक, नहीं काम करेगा किसी और को चुनेंगे। तो जब दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा, ये चुनने का अधिकार मेरा है, तो सरकार कौन है? हम लोग न है। सरकार हम लोग न है। तो लोकतांत्रिक देश में सरकार जनता होता है, सरकार प्रधानमंत्री नहीं होती है साहब। जनता जिसको चाहेगा वो गद्दी पे बैठेगा, और जिसको चाहेगा उसको हटा देगा। तो आज के बाद अगर कोई अधिकारी पूछता है कि सरकार पेमेंट देता है, तो उसको कहिए कि सरकार हम ही है। अब बताओ क्या कहना है? हमारी टैक्स से तुम्हारी वेतन आती है साहब। नरेंद्र मोदी का खुद पेमेंट हम लोग देते हैं अपने टैक्स से।
लेकिन हमारा सुनता कहाँ है? जिसको हम चुनते वो हमारा कभी नहीं सुनते हैं, है ना? बाकी आगे नहीं बताएंगे, सब विवाद हो सकता है। हाँ, अब ध्यान दो, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो देखिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय लेना गलत बात, शक्तिशाली दमनकारी शासन गलत बात, नागरिकों के प्रति जवाबदेही, ये होता है। लोकतंत्र का मतलब होता है, ध्यान देगा, लोकतंत्र का मतलब होता है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। अगर सरकार कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे नागरिक को लग रहा है कि सरकार हम लोग के हित में काम नहीं कर रहा है, तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार को नागरिकों को समझाना पड़ेगा। और सरकार अगर गोल गोल बात को समझाता है तो हम लोग भी चुनाव के समय गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन क्या कीजिएगा, जनता 500 पे बिक रही है, जनता को इधर उधर कर दिया है। तो देखिए साहब, यहाँ सरकार गलत नहीं है, हमारे देश में सरकार गलत नहीं है, हमारे देश में जनता ही गलत है, क्योंकि 500 पर 1000 रुपया पर अपना लोकतंत्र को बेच दिया है। हमारी लोकतंत्र खरीदी जा रही है और हमारा रेट है 500 रुपया। सही बोल रहे हैं, ये देश की जनता का हाल हो गया है। तो जब बेच ही दिए तो जो गद्दी बैठेगा वो तो गड़बड़ करेगा ना। तो इसका क्या होता है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। चलिए, गंगा महासभा का स्थापना किसने किया था? देखो साहब, गंगा महासभा का स्थापना किया था मदन मोहन मालवीय। 1900 गंगा महासभा न है 1905 में स्थापना किया था। वो किए थे हरिद्वार में। कहाँ किए थे? हरिद्वार में किए थे। देखो, विनायक दामोदर सावरकर की मतलब होता है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ये आपका एक अच्छे खासे क्रांतिकारी थे साहब। ये हिंदू महासभा का अध्यक्ष रह चुके हैं, समझना। हिंदू महासभा का जो है, हाँ सही बोला, संसद भवन वाला मैटर में इनका नाम आता है। लाला लाजपत राय सामन कमीशन का विरोध करते समय 1928 में लाठी खाया जिससे इनकी मौत हो गई साहब। बाकी गांधी जी को तो पता है, इनके बारे में तो आप लोग सबसे ज्यादा इन्हीं के बारे में पढ़े होंगे आप। चलिए, निम्नलिखित में से किसका वेदन क्षमता सबसे अधिक होता है? तो गामा किन्ने का, देखो, अल्फा किन्ने धनात्मक होता है, बीटा किन्ने क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ये उदासीन होता है साहब। ये क्या होता है? उदासीन होता है। तो गामा किन्ने का जो वेधन क्षमता जो होता है ना, वो सबसे अधिक होता है। बाकी न्यूट्रॉन तो जान ही रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वो जो नाभि के चारों ओर चक्कर लगाता है साहब। न्यूट्रॉन का वेग कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हाँ, इसका आवेश है न्यूट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन, अच्छा कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन का लिखवा दिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश, न्यूट्रॉन का आवेश नहीं होता साहब, इलेक्ट्रॉन का आवेश शून्य होता है। हाँ, उदासीन होता है। उदासीन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही का बात। उदासीन होता है। ये जो इतना लिखे थे ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। प्रोटॉन भी पॉजिटिव में रहेगा, सेम टू सेम वही रहेगा। चलिए अब आगे आइए। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा के रूप में निकलती है। देखिए, जब नाभिकीय विखंडन होता है ना साहब, तो मान लो ये नाभिक है, ये नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है। तो नाभिक को टूटना ही नाभिकीय विखंडन कहलाती है। जब एक भारी या एक भारी नाभिक टूट कर दो हल्के नाभिक में बदल जाता है तो इसे हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। शॉर्ट में तो नाभिक को टूटना ही नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। तो नाभिक को टूटना नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिक को तोड़ने के लिए नाभिक पर किसका बमबारी करना पड़ता है? तो न्यूट्रॉन का। नाभिक पर किसका बमबारी होगा? न्यूट्रॉन का, याद रखेगा। नाभिकीय विखंडन के लिए नाभिक पर किसका बमबारी करना पड़ेगा? न्यूट्रॉन का। जब न्यूट्रॉन का बमबारी कीजिएगा तो साहब इसमें से न्यूट्रॉन निकलेगा, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ना वो ऊर्जा भी निकालता है। क्या निकाल, हाँ, नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय जब विखंडन होगा, जब नाभिक टूटेगा तो ऊर्जा निकलेगा, लेकिन जो वो ऊर्जा होगा किस रूप में होगा? वो ऊष्मा के रूप में होगा। कैसा होगा? ऊष्मा के रूप में होगा। अब आगे कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली है, यह कैसे स्पष्ट होती है? देखो साहब, भारत में संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। भारत में संसदीय प्रणाली कैसे स्पष्ट होती है? पहला कह रहा है, लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ये बात सही है कि लोकसभा का जो सदस्य होता है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। लेकिन ये राइट आंसर तक नहीं जाता साहब। राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, ये भी बात सही है, अपने कहानी की सबसे सही है। राज्यसभा स्थायी सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य है, सदन, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कहने का लोकसभा को हम लोग चुनते हैं, ठीक है।
और लोकसभा में के प्रति मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है। तो संसदीय प्रणाली का जो स्पष्ट जो आंसर जो है वो सही आंसर जो है जो डी हो जाएगा साहब। ऐसे देखने में आपको चारों सही लग रहा है ना, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, बंबई में नाभिक विद्रोह, देखो देश की आजादी से पहले ही आपको 18 फरवरी 1946 ईस्वी में बंबई में नाभिक विद्रोह हुआ था साहब, बहुत जबरदस्त हुआ था। इसको कंट्रोल किए थे हमारे सरदार पटेल। कौन किए थे, हमारे सरदार सरदार पटेल इनको कंट्रोल किए थे। तो नाभिक विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 18 फरवरी 1946 ईस्वी को, लेकिन इसको नियंत्रित कौन किए थे, सरदार पटेल। जिस बंबई की बात करते हैं, बंबई साल सेट द्वीप पर है। बंबई किस द्वीप पर है, हाँ, तो बंबई जो है सो साल सेट द्वीप पर है साहब। चलिए अब आगे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये किस पुस्तक में लिखा हुआ है, लिखने वाला का तो नाम पता है, ये होगा किस पुस्तक में लिखा हुआ है, तो ये है साहब तराना ए हिंद। ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है वो तराना ए हिंद में लिखा हुआ है, बल्कि सारे जहां से अच्छा लिखा है साहब मोहम्मद इकबाल। कौन लिखा है, मोहम्मद इकबाल है, मोहम्मद इकबाल है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, यही लिखा। पाकिस्तान मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाने का विचार, मुस्लिमों के लिए अलग देश बनाने का विचार सबसे पहले मोहम्मद इकबाल के ही मन में आया था, समझना, मोहम्मद इकबाल के ही मन में आया था साहब। पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता जो है मोहम्मद इकबाल ही है, पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता साहब मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान के राष्ट्र कवि मोहम्मद इकबाल है, पाकिस्तान के राष्ट्र कवि। ये 1930 ईस्वी में 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बने था, अधिवेशन इलाहाबाद में हुई थी, इसमें यह भाषण दिया था। ये भाषण आज भी आइडिया ऑफ पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है, इनकी भाषण को। आगे देखिए, बिहार में अमझोर पहाड़िया में पाइराइट का खान पाया जाता है, ये किस जिला में है, तो कौन जिला में हो जाएगा, रोहतास जिला में हो जाएगा। ये आगे, बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, अच्छा हाँ सभी हो जाएगा। देखो मुंगेर में है, ये है, भागलपुर में, अब बांका में भी है, बांका में भी है, बांका नहीं लिखा है तो उसमें हम बांका भी है। ऐसी परिस्थिति में ऐसे भी 2 हो गया था क्लियर, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। फिर कह रहा आगे कि किसी नाभिकीय रिएक्टर की क्रिया विधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है, तो देखो साहब, जब नाभिकीय विखंडन होता है ना, नाभिकीय विखंडन होता है, तो नाभिकीय विखंडन 2 तरह का होता है, एक होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। अनियंत्रित में क्या है कि एक नाभिक टूटेगा तो एक नाभिक के टूटने से 3 बनेगा, 3 से 9 बनेगा, 9 से 27 बनेगा, वैसे ही अनियंत्रित होते चला जाएगा। उदाहरण के रूप में परमाणु बम, उदाहरण के रूप में क्या होगा, हाँ परमाणु बम। और एक होगा ना कि नहीं नाभिकीय, एक नाभिक से टूटेगा, एक नाभिक टूटेगा तो 3 नाभिक बनेगा, लेकिन उसमें कोई क्षण रहेगा, वो क्षण क्या करेगा, 2 नाभिक को अवशोषित कर लेगा, वो को छोड़ देगा। इससे क्या होता है कि वो कंट्रोल में रह जाता है। जैसे में साहब आपका हो गया नाभिकीय रिएक्टर, जैसे क्या हो गया नाभिकीय रिएक्टर, इससे बिजली उत्पादन में इसका इस्तेमाल होता है साहब, किसमें होता है, बिजली उत्पादन में। तो नाभिकीय रिएक्टर जो है ना, ओ यहाँ गड़बड़ कर दी ना, ये परमाणु बम जो हो जाएगा ना अनियंत्रित हो जाएगा, और नाभिकीय रिएक्टर क्या हो जाएगा, हाँ नियंत्रित हो जाएगा। बस में ना उल्टा लिखा गया था तो दिक्कत, ये आ गया। ये आप कर रहे यूरेनियम, यूरेनियम का अयस्क क्या है, हाँ तो यूरेनियम का अयस्क क्या है, बिज प्लेट। देखो यूरेनियम जो है ना साहब, यूरेनियम साहब की परमाणु बम बनती है, यूरेनियम से क्या बनता है, यूरेनियम प्लूटोनियम, समझना। इसमें यूरेनियम में 235 और 92 है, ठीक है। देखो साहब परमाणु, दुनिया में सबसे पहले परमाणु परीक्षण कौन किया है, दुनिया में सबसे पहले परमाणु परीक्षण हुआ यूएसए में, अमेरिका में हुआ साहब। और करने वाले वैज्ञानिक एपन होर्हेस ना, एपन होर्हेस का नाम है। और दुनिया में सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की बात है कि सर नाभिकीय विखंडन करके कौन दिखाया है, नाभिकीय विखंडन, तो नाभिकीय विखंडन किया साहब स्ट्रासमैन और हॉर्न, स्ट्रासमैन और हॉर्न, ये सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किया था, ये दोनों व्यक्ति, ये भी तो अमेरिका के रहने वाला था। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन करके कौन दिखाया, स्ट्रासमैन और हॉर्न, यही 2 व्यक्ति, ये यूरेनियम से ही किया था नाभिकीय विखंडन। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन का बमबारी करके दिखाया था, बताया था कि नाभिकीय विखंडन होता है। चलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना।